बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोमना। ज़रबख्त की सेहत बदतरीज बेहतर हो रही थी और 2 हफ्ते बाद वो चलने फिरने के काबिल हो चुका था। फ़ौज में इसकी रिहाई की खबर मशहूर हो चुकी थी और इसके पुराने दोस्त और साथी भी सुबह शाम इसे देखने के लिए आया करते थे। इब्तिदा में वो जंग के मुतालिक गुफ्तगू करने से इज्तनाब करता था, लेकिन रूबे सेहत होने के बाद बहरा शीर और मदाइन के ताज़ा हालात के मुतालिक इसकी दिलचस्पी में इजाफा होने लगा। आदमान इन नौजवान ऑफिसरों में से था जिन्हें ज़रबख्त के साथ वालाना अक़ीदत थी और जिनकी खामोश कोशिशों के बायस ज़रबख्त को कैद से रहाई नसीब हुई थी। वो हर रोज़ ज़रबख्त की मिजाज पुरसी के लिए आया करता था। इसे इस बात का एहसास था कि बहरा शीर के मुहासरे के मुतालिक तशवीशनाक खबरें ज़रबख्त को परेशान करती हैं, और इसलिए जब कोई दूसरा ऑफिसर मुहासरे के मुतालिक इज़्तिराब का इजहार करता तो वो फ़ौरन इसे टोक देता और ज़रबख्त को मुतमईन करने की कोशिश करता। एक दिन ज़रबख्त ने मुहासरे की तवालत के मुतालिक परेशानी का इजहार किया तो इसने कहा, मैं इब्तिदा से ही ये महसूस करता था कि अरबों से हमारी फैसला कुन जंग दजला के किनारे लड़ी जाएगी। अगर यज़गिर और मदाइन के रऊसा रुस्तम की बात मानते तो कादसिया में हमें तबाही का सामना ना करना पड़ता। अब आए दिन हमारे लश्कर की तादाद में इजाफा हो रहा है। अगर मुसलमानों ने बहरा शीर पर यलगार करने की कोशिश की तो हम फसील के नीचे इनकी लाशों के अंबार लगा देंगे। अगर उन्होंने मुहासरा को तूल देने की कोशिश की तो कुछ अर्सा तक वो ये देखेंगे कि ईरान का हर जवान तलवार उठा सकता है। मदाइन और बहरा शीर में वो पहुंच चुका है। ज़रबख्त मुस्तरब सा होकर बोला, आदमान जो लश्कर खुले मैदान में दुश्मन का सामना करने से डरता है, इसे आहनी कलों में पनाह नहीं मिलती, लेकिन हम खुले मैदान से काफ़ी सबक हासिल कर चुके हैं। ज़रबख्त ने जवाब दिया, ईरान के लिए किसरा के सिवा किसी और की पसंद नापसंद कोई मानी नहीं रखती। हमारी जंग सिर्फ एक फ़र्द के लिए है और वो किसी वक्त भी कोई गलत फ़ैसला कर सकता है और हम इसके इशारों पर जान दे सकते हैं, इसके फ़ैसले तब्दील नहीं कर सकते। आदमान ने परेशान होकर कहा, आपको यज़गिर से मायूस नहीं होना चाहिए। इसकी ज़ाती ख्वाहिश यही है कि हम दीवारों से बाहर निकल कर दुश्मन का मुकाबला करें, लेकिन मौजूदा हालात में सरदारान फ़ौज के एक बाअसर ग्रोह को इस तजवीज़ से इत्फाक नहीं और शहनशाह पर अपना फ़ैसला ठोसना पसंद नहीं करते। मुझे यकीन है कि जब आपको फ़ौज के अकाबर से गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा तो आपकी राय की बहुत अहमियत दी जाएगी। क्या वो ये भूल चुके हैं कि मैं एक बदतरीन मुजरिम की हैसियत से कैद भुगत चुका हूँ? आदमान ने जवाब दिया, जहाँ तक मुझे इल्म है वो सब इस बात के मुंतज़िर हैं कि आप सेहतयाब होकर कोई जिम्मेदारी संभाल लें। कल शहज़ादी पुरान दख्त ने मेरे सामने शाही तबीब से कहा था कि शहनशाह बड़ी शिद्दत के साथ लश्कर में ज़रबख्त की ज़रूरत महसूस करते हैं, इसलिए आपको जल्द अज जल्द सेहतयाब होना ज़रूरी है। मुझे यकीन है कि जंग के मुतालिक आपकी हर तजवीज़ को शहज़ादी पुरान दख्त की हमायत हासिल होगी, और अगर लश्कर ने शहर से बाहर निकल कर दुश्मन के साथ कुव्वत आजमाई की तो इसकी कमान आपके हाथ में होगी। ज़रबख्त ने अचानक ऐसा महसूस किया कि इसकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। माबानो और यास्मीन जो अब तक खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुन रही थी, इस तरह की हालत में एक दूसरे की तरफ देखने लगी। फिर माबानो ने आदमान की तरफ देखते हुए कहा, आदमान भाईजान को आराम की ज़रूरत है, अभी इनके लिए जंग के मुतालिक सोचने का वक्त नहीं आया। आदमान ने उठते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मुझे ये ख्याल नहीं आया कि मैं इन्हें बिलावजह परेशान कर रहा हूँ। आदमान चला गया और ज़रबख्त ने किसी कदर तलख होकर कहा, माबानो, आदमान मेरा दोस्त है और इसका मकसद मेरी भलाई के सिवा कुछ नहीं हो सकता। भाईजान, माबानो ने झिझकते हुए कहा, मुझे मालूम है वो आपका दोस्त है और मेरा मकसद इसकी दिल आज़ारी नहीं था, लेकिन अगर मैं आपकी बहन हूँ और आपके लिए मेरे इल्तिजाओं और आंसुओं के कोई मानी हो सकते हैं तो आप दोबारा जंग में शरीक ना हों। जब आप सफ़र के काबिल हो जाएंगे तो मैं एक लम्हा के लिए भी आपको यहाँ ठहरने का मशवरा नहीं दूँगी। ज़रबख्त ने कहा, अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि मुसलमान बहरा शीर पर कब्ज़ा कर लेंगे तो तुमने मेरी बातों से गलत तासुर लिया है। मैंने तुम्हें दुश्मन के खौफ से इस्फहान जाने का मशवरा नहीं दिया, बल्कि इसकी वजह यह थी कि मैं दोबारा फ़ौज में शामिल होने से तुम्हारे मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा इत्मीनान चाहता था। मैं इस इम्कान का नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि किसी दिन मैं दुश्मन के मुकाबले के लिए जाऊँ और फिर वापस ना आऊँ। ऐसी सूरत में तुम्हारे लिए बहरा शीर या मदाइन की बजाय इस्फहान में रहना बेहतर होगा, कम अज़ कम इस अरसे के लिए, जब तक कि इस जंग का फ़ैसला नहीं हो जाता। माबानो ने कहा, भाईजान, आप बुरा ना माने, ये मेरा ख्याल ही नहीं बल्कि यकीन है कि मुसलमान बहरा शीर पर काबिज़ हो जाएंगे, लेकिन अगर मुझे ईरान की फ़तह का यकीन हो तो आपका रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश करूँगी। ज़रबख्त ने तल्ख होकर कहा, तुम क्या कह रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरा भाई दूसरी मरतबा तबाही का रास्ता इख्तियार नहीं करे, और तुम्हारे नज़दीक मेरी सलामती का रास्ता क्या है? माबानो ने आपदीदा होकर कहा, अभी आप नहीं समझ सकेंगे, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूँगी। ज़रबख्त कुछ कहना चाहता था, लेकिन माबानो आंसू पोंछते हुए उठी और कमरे से बाहर निकल गई। इसने यास्मीन की तरफ देखा और कहा, यास्मीन, माबानो को क्या हो गया है? मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मेरी बहन मुझे बुज़दिलों की सफ़ में देखना पसंद करेगी। यास्मीन ने उदास लहजे में जवाब दिया, काश
ماں کی باتیں آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ زربخت نے کہا، میں صرف اتنا سمجھ سکتا ہوں کہ ماں کو ایران کی شکست اور تباہی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یاسمین نے جواب دیا، نہیں، اسے ایران کی سلامتی کسی سے کم عزیز نہیں، لیکن اسے یقین ہے کہ کسریٰ کے غلام خدا کے بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ مجھے اپنی بہن سے یہ توقع نہ تھی۔ کیا ہو سکتا ہے کہ اسے قوس نے گمراہ کر دیا ہو؟ وہ کہاں ہے؟ زربخت بلند آواز میں قوس کو واضح دینے لگا۔ یاسمین نے ملتجی ہو کر کہا، آپ قوس کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ جب آپ قید میں تھے وہ ہر سانس کے ساتھ آپ کی سلامتی کے لیے دعا کیا کرتا تھا۔ قوس کمرے میں داخل ہوا۔ زربخت نے کہا، قوس، تمہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کے جاسوس کو کیا سزا دی جاتی ہے؟ قوس نے اطمینان سے جواب دیا، یہاں سزا پانے کے لیے کسی کا مجرم ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بحیرہ شیر کا قید خانہ ان لوگوں سے بھرا ہوا ہے جن کے باپ دادا ایران کے لیے ان گنت قربانیاں دے چکے ہیں۔ تم نے اس گھر میں حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ ماں کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے آگے بڑھ کر کہا، قوس کو اس حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے کی ضرورت نہ تھی جس کی بنیاد ظلم پر رکھی گئی۔ یہ ہمارا حال معلوم کرنے کے لیے یہاں آیا تھا اور ہماری بے بسی پر ترس کھا کر یہاں رک گیا۔ اگر یہ یہاں نہ آتا تو میرے احساسات یہی ہوتے۔ میں اس حکومت کی باغی ہوں جس نے ہمیں بے بسی کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا، اور اگر اس جرم کی سزا کوئی ہے تو میں یہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے اس بوڑھے آدمی کو کچھ نہ کہے جس کے بال ہمارے خاندان کی خدمت میں سفید ہوئے ہیں۔ یاسمین نے کہا، اگر آپ قوس کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو پھر اس دنیا میں کوئی بھی آپ کا دوست نہیں ہے۔ زربخت نے شکست خوردہ ہو کر یاسمین کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی، پھر وہ قوس کی طرف متوجہ ہوا۔ قوس، اگر تمہاری خدمت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ایک ثانیہ توقف کیے بغیر تمہیں حکومت کے سپرد کر دیتا۔ اب تم اگر ہمارے خاندان کی مکمل تباہی نہیں چاہتے تو وعدہ کرو کہ جب تک تم یہاں ہو مسلمانوں کی حمایت میں زبان نہیں کھولو گے۔ قوس نے اطمینان سے جواب دیا، میں آپ سے صرف وعدہ کر سکتا ہوں کہ یہاں رہتے ہوئے میری زبان سے آپ کی بھلائی اور سلامتی کے سوا اور کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ جب میں یہ محسوس کروں گا کہ اپنی نیک خواہشات کے باوجود میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو میں ایک دن بھی یہاں رکنا پسند نہیں کروں گا۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھا اور رکا اور مڑ کر دیکھتے ہوئے بولا، کباد کے بیٹے، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ 3 ہفتے اور گزر گئے اور اس عرصے میں زربخت جنگ کے متعلق ماں اور یاسمین کے سامنے گفتگو کرنے سے اجتناب کرتا رہا۔ اس کی صحت بدستور بہتر ہو رہی تھی اور وہ اب صبح شام گھر کی چاردیواری کے اندر گھومنے کی بجائے کبھی پیدل اور کبھی گھوڑے پر سوار ہو کر سیر کے لیے نکل جاتا تھا۔ رہا ہونے سے 7 ہفتے بعد وہ پہلی بار دریا کے پار مدائن کے فوجی مستقر میں نیزہ بازی کی مشق کر رہا تھا۔ اس کے بعد دن کا زیادہ وقت گھر سے باہر گزرتا تھا۔ ایک روز صبح ہوتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے نکلا اور شام تک واپس نہ آیا۔ ماں اور یاسمین سین میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ غروب آفتاب سے تھوڑی دیر بعد انہیں ڈیوڑی کی طرف سے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ پھر ایک نوکر بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا، آدمان صاحب آ رہے ہیں۔ ماں اور یاسمین نے اضطراب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد آدمان کا اس کے ساتھ نمودار ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر ماں سے کہا، مجھے آپ کے بھائی نے بھیجا ہے، وہ آج رات گھر نہیں آ سکیں گے۔ وہ کہاں ہیں؟ ماں نے سوال کیا۔ وہ بحیرہ شیر کے قلعے میں ہے، شہنشاہ بھی وہاں تشریف لا چکے ہیں۔ سپہ سالار نے آپ کے بھائی کو دربار میں شرکت کے لیے روک لیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ شہنشاہ 1-2 دن اور بحیرہ شیر میں قیام کریں اور آپ کے بھائی کو گھر آنے کا موقع نہ ملے۔ ماں نے کہا، آپ بھائی جان کے دوست ہیں اور وہ بھی آپ کو اپنا ہم خیال سمجھتے ہیں۔ کیا میں کیا توقع رکھ سکتی ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے؟ آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کیا یہ درست نہیں کہ بھائی جان فوج میں شامل ہو چکے ہیں؟ آدمان نے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قید سے رہا ہوتے ہی فوج میں شامل ہو گئے تھے، اور اگر انہیں فوری طور پر کوئی ذمہ داری نہیں سونپی گئی تو اس کی وجہ ان کی عدالت کے سوا کچھ نہ تھی۔ اور اب انہیں کوئی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے؟ نہیں، ابھی انہیں کسی لشکر کی کمان نہیں دی گئی۔ سپہ سالار کی خواہش تھی کہ انہیں نئے رضاکاروں کی تربیت کو کام سونپ دیا جائے، لیکن شاہی رسالے کے آفیسر انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور شہزادی پوران بھی یہی چاہتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ کے بھائی بھی اپنے پرانے ساتھیوں سے جدا ہونا پسند نہیں کریں گے۔ گزشتہ 10 دن سے وہ بحیرہ شیر میں سپہ سالار کے مشیر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ 1-2 دن میں انہیں کوئی ذمہ داری سونپ دی جائے گی۔ آپ ایران کے لشکر میں اپنے بھائی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتی ہیں کہ پرسوں ان کی سفارش پر شہنشاہ کے محافظ فوج کے وہ عہدیدار رہا کر دیے گئے جنہیں رستم کے حکم سے قید کیا گیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ بحیرہ شیر اور مدائن کی معزز خواتین عنقریب آپ کو مبارکباد دینے کے لیے یہاں آئیں گی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ آدمان وہاں سے چل دیا اور ماں ایک ٹھنڈی آہ بھر کر قوس کی طرف متوجہ ہوئی۔ چچا قوس، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے جواب دیا، بیٹی تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جاؤ اور اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔
माँ बानो मकान के अंदर चली गई। यास्मीन कुछ देर बेहिस हरकत खड़ी रही, फिर इसने काउस से मुखातिब होकर कहा, चचा काउस, आपने मुझे दुआ करने के लिए नहीं कहा। काउस परेशान सा होकर इसकी तरफ देखने लगा। हाँ बेटी, तुम भी जाकर दुआ करो, शायद ज़रबख्त को हमारी निस्बत तुम्हारी दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत हो। लेकिन वो दुआ जो आपने माँ बानों को सिखाई, मुझे क्यों नहीं सिखाई? क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते? बेटी, मुझे मालूम ना था कि तुम मुझसे कोई बात सीखना पसंद करोगी। नहीं, आपको ये ख़तरा था कि आपका राज दूसरों पर जाहिर कर दूँगी, लेकिन माँ बानों की कोई बात मुझसे पोशीदा नहीं। मुझे मालूम है कि वो मुसलमान हो चुकी है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे इसने खुद बताया। कब? उस रोज़ जब इसके भाई ने आपको डांटा था। इसकी तमाम बातें मेरी समझ में नहीं आ सकी, लेकिन मेरा दिल गवाही देता कि माँ बानों ने जो रास्ता इख्तियार किया वो गलत नहीं हो सकता। वो ये कहती थी कि मुसलमान जिस खुदा पर यकीन रखते हैं वो बहुत मेहरबान है और उससे मदद मांगने से वो मायूस नहीं होते, और जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो वो इनका सहारा होता है। और मैं महसूस करती हूँ कि अब मुझे माँ बानों की तरह सहारे की ज़रूरत है। बेटी, इस दुनिया के हर इंसान को इस सहारे की ज़रूरत है। मैं ज़रबख्त की सलामती चाहती हूँ। अगर वो वापस ना आया तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगी। यास्मीन रो पड़ी। काउस ने कहा, बेटी, मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो तुम्हारे ज़रबख्त की ज़िंदगी के रास्ते यकीनन एक हो जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अल्लाह पर ईमान लाने के बाद तुम ये महसूस करोगे कि तुम तन्हा और बेसहारा नहीं हो। हम अपने परवरदिगार की इताअत कर सकते हैं, इससे मदद मांग सकते हैं, इसके सामने शराइत पेश नहीं कर सकते। अगर तुम सहारे की ज़रूरत महसूस करती हो तो माँ बानो तुम्हें बता सकेगी कि ज़िंदगी का अलामा मसाइब से पनाह मांगने वालों का सबसे बड़ा सहारा अल्लाह ही है। बैठ जाओ बेटी, मैं इत्मीनान से बातें करना चाहता हूँ। वे एक दूसरे के सामने बैठ गए। काउस ने दीन इस्लाम की सदाकत के मुतल्लिक तकरीर शुरू कर दी। फिर एक साल बाद माँ बानो अपने कमरे से बाहर निकली तो यास्मीन ने कहा, माँ बानो यहाँ आओ, चचा काउस तुम्हें को एक खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। माँ बानो आगे बढ़कर जवाब तलब निगाहों से काउस की तरफ देखने लगी। क्या बात है चचा काउस? इसने कदर तवक्कुफ़ के बाद सवाल किया। वो मुस्कुराया। बेटी, मैं तुम्हें ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अब तुम्हें इस घर में बंद दरवाज़ों के पीछे नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यास्मीन ने अल्लाह का दीन कबूल कर लिया है। माँ बानो ने यास्मीन की तरफ देखा और उठकर इससे लिपट गई। अगली शाम ज़रबख्त घर आया तो वो फौजी लिबास पहने हुए था। वो शेर में माँ बानो और यास्मीन के करीब बैठ गया। वो कुछ देर खामोशी से इसकी तरफ देखती रही। बिल आखिर माँ बानो ने कहा, भाईजान, आप लिबास तब्दील नहीं करेंगे? नहीं, इसने जवाब दिया, मैं अभी वापस चला जाऊँगा। तो तुम्हें तसल्ली देने के लिए आया हूँ। आप खाना तो खाएंगे ना? नहीं, मुझे एक दावत में जाना है और इसके बाद क्लब पे चला जाऊँगा और रात वहीं रहूँगा। चंद दिन मैं सख्त मसरूफ़ हूँ। यास्मीन ने कहा, आदमान कहता था कि आपको कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ज़रबख्त ने जवाब दिया, मुझे शहनशाह ने बहिरा शेर की हिफाजत के लिए एक नया लश्कर तैयार करने का हुक्म दिया है और इख्तियार दिया कि मैं तमाम अफवाज के बेहतरीन अनासर को इस लश्कर में भर्ती कर लूँ। माँ बानो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ज़रबख्त उठकर खड़ा हो गया। आप जा रहे हैं? यास्मीन ने भराई आवाज़ में पूछा। हाँ, मुझे काम है। आप माँ बानो से खफा हैं? ज़रबख्त ने आगे बढ़कर माँ बानो के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, माँ बानो को मालूम है कि मैं इससे खफा नहीं हो सकता। क्यों माँ बानो, ये बात दुरुस्त है ना? माँ बानो ने गर्दन उठाकर एक मगमूम मुस्कुराहट के साथ अपने भाई की तरफ देखा। यास्मीन, ज़रबख्त ने मुतासिर होकर कहा, माजी के हादसात ने मेरी बहन का दिल बहुत कमज़ोर कर दिया। इसे तसल्ली देने की कोशिश करो। फिर चंद सानी तवक्कुफ़ के बाद वो लंबे लंबे कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। इसके बाद ज़रबख्त की मसरूफियत बढ़ती गई। कभी कभी वो शाम के वक्त घर आता, लेकिन आम तौर पर इसे रात के वक्त कभी घर से बाहर रहना पड़ता। एक रात वो घर आया और खाना खाते ही अपने बिस्तर पर लेट गया। माँ बानो ने झिझकते हुए सवाल किया, भाईजान, आपकी तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसने करवट बदलते हुए जवाब दिया। ज़रा थक गया हूँ। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद में सो रहा था। रात के पिछले पहर यास्मीन की आँख खुली और उसे ऐसा महसूस हुआ कोई इसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कुछ देर वो बेहिस्सो हरकत पड़ी रही, फिर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। यास्मीन, यास्मीन, इसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी और इसका दिल धड़कने लगा। वो दरवाज़ा खोलना चाहती थी, लेकिन इसका हाथ जंजीर तक पहुँचकर रुक गया। ज़रबख्त ने कैसे रहा होने के बाद कभी भी इसके साथ तन्हाई में बात करने की कोशिश नहीं की थी, और रात के वक्त इसके दरवाजे पर दस्तक देना एक गैर मुतवक्को बात थी। कुछ देर वो कोई फ़ैसला ना कर सके, फिर इसे महसूस हुआ कि वो वापस जा रहा है। इसने झिझकते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर कोई ना था। इसे बरामदे के कोने में ज़रबख्त के कमरे में रोशनी दिखाई दी। वो दबे पाँव आगे बढ़ी। रोशन दरवाजे के करीब पहुंचकर इसके कदम रुक गए और दिल की धड़कन तेज़ हो गई। फिर अचानक इसका इज़्तिराब, खौफ और झिझक पर गालिब आ गया और वो आगे बढ़कर कमरे में झांकने लगी। ज़र्रा बख्तर में बलबूसा और तलवार का तस्मा बांध रहा था।
यास्मीन का दिल बैठ गया। आपने मुझे आवाज़ दी थी? इसने अंदर पाँव रखते हुए पूछा। ज़रबत ने मुड़कर इसकी तरफ देखा और मखमूम लहजे में कहा, यास्मीन मैं जा रहा हूँ। मेरा इरादा था कि मैं खामोशी से निकल जाऊँ, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब देगी। तुम्हारे दरवाजे पर चंद बार दस्तक देने के बाद मैंने महसूस किया कि तुम गहरी नींद सो रही हो और महबानों को बेदार किए बगैर मैं तुम्हें अलविदा नहीं कह सकूँगा। मैं इसका सामना करने से घबराता था। आप हमले के लिए जा रहे हैं? हाँ, मुझे जो मुहिम सौंपी गई है वो जिस कदर अहम है इसी कदर ख़तरनाक भी है। आज वो 12,000 जांबाज शहर से बाहर निकलकर दुश्मनों पर हमला कर रहे हैं जिन्हें ईरान के पूरे लश्कर से मुंतखब किया गया है। इनमें से बेशतर आजमूदाकार हैं जो मुसलमानों के खिलाफ कई मार्कों में हिस्सा ले चुके हैं और बाज़ ऐसे हैं जो रोमियों के खिलाफ भी लड़ चुके हैं। यास्मीन ने कहा, आप इन 12,000 आदमी इस लश्कर पर हमला करने के लिए काफ़ी समझते हैं जो रुस्तम की अजीम फ़ौज को शिकस्त दे चुका है? ज़रबत ने जवाब दिया, इन 12,000 जांबाजों का हमले का मकसद दुश्मन के लिए ऐसे हालात पैदा करना है कि वो या तो मुहासरा उठाने पर मजबूर हो जाए या खंदक के पीछे अपने मोर्चों के आगे निकल कर शहर पर हमला कर दें। हम महसूर होने के बाद अगर बहिरा शीर की मजबूत फसील से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि मुसलमानों ने अभी तक फसील पर कोई ज़ोरदार हमला ही नहीं किया। उन्होंने अपने पड़ाव के गिर्द खंदक खोद रखी है और खंदक के पीछे इनके मोर्चे हमारे तीरों की ज़द से महफूज हैं। हमारे सामने जो खंदक है इसमें सिर्फ 3 तंग ऐसे रास्ते हैं जहाँ से दुश्मन फसील की तरफ बढ़ सकता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इन रास्तों पर कब्जा कर लें तो मुदाइन का सारा लश्कर हमारे पीछे होगा और ये खंदक एक साथ के अंदर अंदर कई मकामात से पाट दी जाएगी। कामयाबी की सूरत में हम दुश्मन के अक्ब तक अपने लश्कर की रहनुमाई कर सकेंगे और अगर हमने ये देखा कि दुश्मन की बज़ामत ज़्यादा शदीद है तो पीछे हटकर आने में हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस हमले में अगर हमने दुश्मन के 2-4 हज़ार आदमी हलाक कर दिए तो इसका नतीजा लाजमी निकलेगा। वो अपने हौसले कायम रखने के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाएंगे और यही हम चाहते हैं। अगर हमने इसे आराम से बैठने दिया तो मुहासरे की तवालत इसके लिए किसी परेशानी का बायस नहीं होगी। वो इराक़ के ज़रखेज़ मैदानों पर काबिज़ हो चुका है और किसानों और ज़िम्मेदारों के ताउन के बायस इसे रसद के मुतालिक कोई परेशानी नहीं। दुश्मन के हौसले इसलिए कायम है कि माजी में इसने मुसलसल फतूहात हासिल की हैं। हमारे हौसले इसलिए पस्त हो जाएंगे कि हमने पे दर पे शिकस्तें खाई हैं। हमारी बेहतरी इसी में है कि फ़ैसला कुन जंग जल्द अज जल्द लड़ी जाए। इसलिए हम ये हमले इस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक दुश्मन अपनी खंदक से बाहर आकर शहर पर हमला करने पर मजबूर ना हो जाए। फिर चंद नाकाम हमलों के बाद ये देखेंगे कि बहिरा शीर की फसील नाकाबिल तस्खीर है तो इसके लिए मुहासरा उठा लेने के सिवा कोई और रास्ता नहीं होगा। यास्मीन, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बहन की तरह तुम भी मुझे अहमक या दीवाना ख्याल ना करो। मैं जानता हूँ कि ये मुहिम बहुत ख़तरनाक है और हमें खंदक के करीब पहुँचते ही तीरों की बारिश का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दुश्मन के हौसले तोड़ने और इसे मुहासरा उठाने पर मजबूर करने की यही एक सूरत बाकी रह जाती है। फतूहात कुर्बानियों के बगैर हासिल नहीं होती। आज तुलूह सहर के साथ जो सरफरोश बहिरा शीर से निकलेंगे इनमें से कई ऐसे होंगे जो वापस नहीं आएंगे, लेकिन मुमकिन है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। लेकिन अगर मैं वापस आ गया तो तुम्हें ये पैगाम दे सकूँगा कि हमने बहिरा शीर और मदाइन को बचा लिया है। मुझे यकीन है कि इसके बाद महबानों भी मेरे हाथ में तलवार देकर आंसू बहाने की ज़रूरत महसूस नहीं करेगी। यास्मीन बड़ी मुश्किल से अपने आंसू ज़ब्त कर रही थी। उसने कहा, मुझे मालूम नहीं कि आपकी तवक्कुआत कहाँ तक पूरी होंगी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर मेरे बाजुओं में ताकत होती तो मैं आपका रास्ता रोक लेती, और अगर मुझे ये उम्मीद होती कि मेरे अल्फाज आपको मुतासिर कर सकेंगे तो मैं पूरी कुव्वत के साथ चलाती कि आप रोशनी से आंखें बंद कर सकते हैं, सुबह के आफ्ताब को नमूदार होने से नहीं रोक सकते। एक सानिया के लिए ज़रबत का सारा वजूद कपा उठा। इसने कहा, यास्मीन, ये तुम्हारे अल्फाज नहीं हो सकते। यास्मीन ने जवाब दिया, मैं इससे ज़्यादा कह सकती हूँ लेकिन आप सुन नहीं सकेंगे। बाहर से नौकर ने आवाज़ दी, जनाब 2 सिपाही आपको बुला रहे हैं, वो आपका घोड़ा लेकर आए हैं। इन्हें कहो मैं आ रहा हूँ। नौकर वापस चला गया और ज़रबत ने यास्मीन से मुखातिब होकर कहा, अब किसी बहस का मौका नहीं, मैं जा रहा हूँ। मैं इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं किसी झिझक, खौफ या नदामत के बगैर तुमसे ये बातें कह सकूँगा जो इस वक्त मेरी ज़ुबान पर नहीं आ सकती। यास्मीन, दरिया फ़रात के पार एक बस्ती है और इस बस्ती में एक पुराना मकान है। वो तुम्हारे इस महल की तरह खूबसूरत नहीं, तहम इसका नक्शा हर वक्त मेरी निगाहों के सामने रहता है। जब मैं कैद में था तो मैं ये सोचा करता था कि वो उजड़ा हुआ मकान फिर आबाद होगा। मैं वहाँ जाऊँगा, मेरी बहन मेरा रास्ता देख रही होगी और इसके साथ मेरे सपनों की शहज़ादी खड़ी होगी। फिर ये पुराना मकान मुझे किसरा के महल से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होगा। यास्मीन, तुम जानती हो कि वो शहज़ादी कौन है? यास्मीन ने जवाब देने के बजाय अपनी नज़रें ज़मीन में गाड़ दी। ज़रबत ने कहा, यास्मीन, ये उम्मीद मेरा आखिरी सहारा है। मैं किसी दिन तुम्हें इस उजड़े हुए मकान को आबाद करने की दावत दूंगा। अब मुझे देर हो रही है, लेकिन जाने से पहले तुमसे ये वादा करना चाहता हूँ कि तुम मेरी दावत ठुकराओ नहीं।
ٹھکراؤگی نہیں، اور اگر میں واپس نہ آ سکوں تو میری بہن کو یہ محسوس نہیں ہونے دو گی کہ وہ دنیا میں تنہا ہے۔ یاسمین نے کہا مجھے یقین ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات نہیں ہوگی۔ آپ کی سلامتی کے لیے ماں بانوں کی دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، آپ اسے مل کر نہیں جائیں گے؟ نہیں، لیکن اسے بتا دینا کہ میں اس سے خفا نہیں ہوں۔ زربخت یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پہلے وہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، تھوڑی سی سٹوری رہتی ہے، چند ایپیسوڈ ہوں گی اس کی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویڈیوز، بہت اچھی اسلامک ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔